अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक बड़े सवाल के गिर्द घूम रही है कि आपस पर्दा कोई डील हो रही है या ये सब सियासी कयासराइयां हैं। एक तरफ हुकूमत का दो टुक मौकिफ सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं कि इमरान खान सजा याफ्ता है, ना कोई डील है ना कोई ढील। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि माजी में रास्ता निकालने की संजीदा कोशिशें हुई मगर खुद इमरान खान ने जेल से बाहर आने से इनकार किया। नून लीग के जावेद लतीफ़ का दावा है कि 3 से 4 बार मामला तय पाने के करीब आए मगर नतीजा आखिर साबित ना हो सके। तो फिर सवाल यही बनता है कि अगर कुछ था ही नहीं तो बातचीत किस बात पर हो रही थी, और अगर था तो अंजाम तक क्यों ना पहुंच सका। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का बयानिया यकसर मुख्तलिफ है। शफी जान और नईम हैदर पंजोथा कह रहे हैं कि कोई खुफिया समझौता ज़ेरे गौर नहीं। बानी पीटीआई अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और अगर बात होगी तो आईन और कानून की बालादस्ती पर होगी। रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान भी सामने आ चुका है, लेकिन क्या ये महज अवामी तहरीक को मुनज़्ज़म करने का कदम है या दबाव बढ़ाने की एक हिकमती अमली? और अगर रिहाई के बाद इसे ख़त्म कर देना है तो इसकी असल नौयत क्या है? अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ अलग है, पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय की बाज़गश्त अलग। तो असल हकीकत क्या है? क्या ये सब सियासी चालें हैं? क्या बयानात के जरिए फजा बनाई जा रही है या वाकई कोई रास्ता तलाश किया गया जो आखिरी लम्हे में बंद हो गया? सियासत में सच अक्सर बयानात के शोर में दब जाता है। एक तरफ हुकूमत की सख्ती, दूसरी जानिब अपोजिशन की मुज़ाहमत। अब देखना यह है कि यह कशमकश मुफाहमत की तरफ ले जाएगी या महाज आराई को मजीद गहरा करेगी। आने वाले दिनों में ये सब तय हो जाएगा। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होगा या एक नई हलचल जन्म लेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो मशरिक़ वस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां फजा में बारूद की बू और फैसलों की गूंज साफ सुनाई देती है। वाशिंगटन से आने वाली सरगोशियां बता रही हैं कि फैसला कुछ लम्हात करीब है। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों के इजलास जारी हैं, अस्करी ऑप्शंस मेज पर रखे जा चुके हैं और पैगाम साफ है, अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो ताकत का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं। दूसरी जानिब इसराइल में हाई अलर्ट नाफिज है, बंकर्स की निशानदही हो रही है और खदशा ये है कि अगर अमेरिका ने कदम बढ़ाया तो ईरान का रद्द-ए-अमल पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है। मगर कहानी का दूसरा रुख भी है। तेहरान कह रहा है कि वो मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सफारती रास्ता खुला रखने की बात कर रहे हैं, जबकि आलमी जौहरी निगरानी के इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी ने राब्ते भी बहाल कर दिए हैं। लेकिन वाशिंगटन का मौक़िफ़ एक सख्त है कि नायब सदर JD वेंस वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए तमाम इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे। सवाल ये है कि क्या ये दबाव एक नए मुआहदे की राह हमवार करेगा या फिर एक नई महाजराई की बुनियाद रख रहा है? ये लम्हा फैसला कुन है। एक तरफ जंग के बादल गहरे हो रहे हैं तो दूसरी जानिब सफारतकारी की आखिरी खिड़की अभी बंद नहीं हुई। आने वाले दिन तय करेंगे कि तारीख एक नए मुआहदे की गवाह बनेगी या एक नए तसादुम की। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, शकील मलिक नजीब साहब और असगर चौधरी साहब। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सायरा जी, रहनुमा GDA हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ में करना चाहूँगी शकील करार साहब आपसे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो उस पर कड़ी नज़र सभी की है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो एहतजाज की बातें होती हैं, PTI की जानिब से एक धरना देने की बातें होती हैं, फिर वो धरना खुद से ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि PTI की जानिब से रमज़ान के फ़ौरन बाद यानी ईद के बाद एक और एहतजाज की कॉल जो है वो देने की बातें हो रही हैं। क्या आप समझते हैं कि PTI कामयाब होगी उसमें या महज ये सिर्फ बातें होंगी? हुकूमत को, जैसे वो हमेशा से कहते हैं ना, हुकूमत को खौफजदा करने के लिए, क्या वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं? शुक्रिया आकाशा। देखिए, हुकूमत को PTI खौफजदा करने में पहले से ही कामयाब है कि वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कराने दे रहे हैं, ना वकला की, ना फैमिली की, ना पार्टी लीडरों की। आज भी पार्टी लीडर जो जिनकी नाम पार्टी ने अप्रूव किए थे वो वहाँ से वापस आ गए। अडाला रावलपिंडी से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। तो ऑलरेडी हुकूमत तो पहले ही खौफजदा है, उसका बारहा वो इज़हार भी कर चुकी है। 8 फरवरी भी गुजर गया और इसी खौफ का फ़ायदा उठाकर PTI अपनी पार्टी को, अपने पार्टी मामलात को आगे चलाने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके कि हुकूमत और हुकूमत के साथ उसके जो पेड सहाफ़ी हैं वो जिस तरह एक बयान की कुछ कोशिश करते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कि PTI ने ये कर दिया, PTI का ये इंतशार, तो उनकी फिक्सिंग हुई है जो ट्विटर पर साफ नज़र आती है कि किस तरह एक एक लीडर को टारगेट करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अल्फाज को फिर यही जो सहाफ़ी हैं वो अपने अंदाज से उसको बयाने बनाकर
ट्विटर पर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो एक देखें हर दौर में होता है कि कुछ सहाफ़ी हुकूमत के साथ होते हैं, कुछ अपोजिशन में होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो अपना अपना उनका है कि वो उसको किस तरह इस्तेमाल करने देते हैं, अपना कंधा किस हुकूमत को किस तरह इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं। तो वो एक आप अगर ट्विटर देखें तो एक ऐसी जंग चल रही होती है जिसका अंजाम कुछ नज़र नहीं आता है। इल्ज़ाम तराशी और दूसरे को बुरा भला कहना, उसको बदनाम करना, यह हमारी सियासत का एक जुज़ है, वो चलता रहेगा। हक़ाइक़ तो ये हैं कि हुकूमत पहले ही इमरान खान से खौफज़दा है। एक तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने 2 मरतबा इमरान खान को मुज़ाकरात किए, उनको ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने कोई भी ऑफ़र कबूल नहीं की। अब देखें, अगर जो वफाकी तर्जुमान है अताउल्लाह तारड़, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो बार बार गुज़श्ता 24 घंटे में वो 4 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि ना कोई डील हो रही है ना कोई ढील हो रही है। तो हम किसकी बात को सच समझें? क्या राना सनाउल्लाह झूठ बोल रहे हैं या अता तारड़ झूठ बोल रहे हैं? क्या राना सनाउल्लाह सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं या अताउल्लाह तारड़ जो है वो गलत तरीके से हुकूमत का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं? मतलब हुकूमती वज़रा के बयानात आपस में नहीं मिलते। देखिए ना, आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीटीआई में इख्तलाफात हैं, वो हर पार्टी में होते हैं, हर सियासी जमात में होते हैं, पीपल्स पार्टी में है, नून लीग में है। ऐसा नहीं समझते ये इख्तलाफात बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं? देखिए, इसलिए बढ़ गए ना कि आपने जो डंडा जिस पे कीले लगा के आपने फेरा पूरी पीटीआई में, तो उसकी जद में कौन कौन लगाए, कौन कौन आ रहे हैं, कितने कारकुन आज भी जेलों में मौजूद हैं, कहीं को तो आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। इस्लामाबाद से जो 200-250 गाड़ियाँ 26 नवंबर को गायब हुई थी, वो कहाँ गई, किसके ज़ेर इस्तेमाल है? आज तक कोई तहकीकात हुई, कोई बात हुई, कोई तस्दीक करेगा कि कहाँ की गाड़ियाँ गई, कौन ले गया, किस थारों में थी, और उसके बाद अगर कुछ गाड़ी को छोड़ा गया तो किस चक्कर में छोड़ा गया? देखिए ना, यहाँ तो अजीब सी सूरत हाल है। एक पार्टी का आपने सर कलम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पाँव काट रहे हैं, उसके नाखून आप काट रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि सियासी जमात है और पीटीआई कुछ नहीं कर पा रही। वो क्या करे? इतनी सख्ती, इतनी पाबंदियाँ, इतने ब्लैकआउट के बाद भी पीटीआई अगर का नाम जिंदा है, अगर इमरान खान का नाम चलता है, तो हुकूमत का सियासी कारोबार चलता है। अगर आज पीटीआई और इमरान खान का नाम मुकम्मल तो ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, तो फिर हुकूमत अपनी सियासी दुकान किस पे चलाएगी? क्या वो 12 अरब का जो चैनल लिया है सीएम पंजाब ने, उस पर चलाएगी? अब आप देखें कि महंगाई से का हालम ये है कि रमज़ान से 2 रोज़ पहले पेट्रोल बम गिराया गया आम आवाम पर, और फिर अरबों रुपए का, 10 अरब का, 12 अरब का आपने त्यारा खरीद लिया छोटा। किस लिए खरीदा? मैं तो यहाँ मुतालबा करूँगा कि हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के गैर मुल्की दौरों और अंदरूनी मुल्क इस्तेमाल करने के लिए जो हेलीकॉप्टर और छोटे तैयार इस्तेमाल किए गए, उनकी तफसीलात जो है वो सामने लाई जाए, आवाम को पेश किया जाए, बताया जाए कि यहाँ इस्लामाबाद के दौरे भी वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, एक आम आदमी की आपने बात की है, लेकिन इसी चीज़ को मैं आगे लेकर चलना चाहूँगी। असगर चौधरी साहब, नईम हैदर पंजोथा साहब जो हैं, उन्होंने ईद के बाद एक फाइनल कॉल दे दी है। मतलब अब वो कह रहे हैं कि जो काम हम पहले नहीं कर सके वो अब करेंगे, और अब वो ये समझते हैं कि ये कॉल देकर वो हुकूमत को एक मरतबा फिर खौफ में मुब्तला कर देंगे। आप पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उनके अंदर मौजूद होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो अंदर वाली बात है वो बताएं कि ऐसा कुछ इनसे हो भी पाएगा या सिर्फ बातें कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया काशा। वैसे ये पंजोथा साहब हैं कौन? नईम हैदर पंजोथा साहब। जी ये एक वकील है जी, ठीक है। और ये कब से ये सामने आए, पीटीआई से इनका तल्लक क्या है, बानी पीटीआई के कितने अरसे से बानी पीटीआई के साथ क्लोज हैं? बस ठीक है, आपको एक आध केस मिल गया और आप जाके वहाँ पर तर्जुमान बन गए, वहाँ पर जो भी अडयाला जल गया और बाहर आके उन्होंने आपने मीडिया टॉक करवा ली, आप 2-4 टीवी प्रोग्राम्स में आ गए और आप लीडर बन गए, और फिर आप जो आपकी दिल आया वही आप सर, आप कह रहे नईम हैदर पंजोथा साहब हैं कौन? राना सनाउल्लाह ने बात की है कि जब इनकी जानिब से बयान दिया गया और कहा गया कि ईद के बाद एक फाइनल कॉल दी जाएगी पीटीआई की जानिब से, तो उस पर राना सनाउल्लाह का भी एक बयान सामने आया कि एक मरतबा फिर ये लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो मैं पहले से बता देता हूँ कि ये नाकाम ही होंगे। तो कुछ है तो फिर बात हो रही है ना। राना सनाउल्लाह साहब का तो वैसे ही यही काम है ना कि अपोजिशन ने जो भी बात करनी है उन्होंने जवाब देना है। ठीक है, लिखी लिखाई उनके पास बाजू का तो टिकट्स भी लिखे लिखाए होते हैं, और जो उन्होंने बात करनी होती है वो भी उन्हें पता होता है कि मैंने क्या बात करनी है। देखिए काशा, पीटीआई एक तंजीम है, एक पार्टी है। बदकिस्मती यही है कि जिसका जो काम नहीं है वो तो वो काम कर रहा है, और जो जिसका काम है वो काम नहीं कर रहा है।
भाई ये एक सियासी कमेटी है, कोर कमेटी को आपने तहलील कर दी है, यहाँ पर आपने इशू बना आँख का, वो एक इशाइया था महमूद खान चकज़ई साहब की जानब से, अपोजिशन लीडर बने, उन्होंने ये सब पार्टी लीडर्स को और अरकान पार्लियामेंट को इशाइया दिया, वहाँ पर दबाव पड़ गया, नहीं जी फौरी तौर पर एक कॉल दे दें। उन्होंने अगले दिन कॉल दे दी, उसी वक्त कॉल दे दीजिए कि कल हम धरना देंगे। बहुत कामयाब उनका धरना रहा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। असगर चौधरी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई मैं इस पे आपसे आपका पॉइंट लेना चाहूंगी। सर बातें हो रही हैं, पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे, क्या पीटीआई की जानिब से इससे पहले कोई तैयारी नहीं थी जो एकदम से बस वो लड़ाई पे उतर आते थे? और अब वो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने धरना खत्म किया और कहा कि रमजान का एहतराम करते हुए हम ये धरना जो है इसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन ईद के फौरन बाद ये एक नई फाइनल कॉल जो है वो पीटीआई की जानिब से देने की बातें भी हो रही हैं। अब कौन सी तैयारी है जो उन्होंने रमजान में करनी है और उसके बाद एक फाइनल लड़ाई की जानिब? मैं इसी जानब तो आ रहा हूँ ना, आप ये देखिए कौन सी कॉल, ये अतमी कॉल है जी, ये फाइनल कॉल है जी, अब तो बिल्कुल ये आखिरी कॉल है जी, 50 कॉलें तो ये दे चुके हैं। और फिर मुझे बताएं कि अगर पीटीआई इस काबिल होती हुकूमत को मफलूज करने के, तो मुझे बताएं कि वो क्या राई फोर्स बनाते हैं सीएम खैबर पख्तूनख्वा? जिस दिन वो नामजद हुए थे उस दिन तो बड़े दोनों हाथ ऊपर करके तो वो कह रहे थे मैं तो एहतजाजों का बड़ा चैम्पियन हूँ। वो चैम्पियन हमने देख लिया कि 100 बंदों को लेके आकर आप खैबर पख्तूनख्वा में बंद होकर रह गए, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव में। बहुत अच्छा एहतजाज जा रहा था जो अपोजिशन का जा रहा था, जो पार्लियामान में जा रहा था, और उसका इम्पैक्ट भी था। इन्होंने उठा के नया काम कर दिया जी, हर इंटरचेंज के ऊपर बंद करके अपने सूबे के लोगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और जो तनकीद अब अपने सूबे में लोग उनके ऊपर कर रहे हैं, ज़रा आप उसका भी जायज़ा लेके दे दें। इन्होंने हुकूमत को क्या टफ टाइम देना है? ये तो हुकूमत को रोज़ाना मजबूत कर रहे हैं, अपने इक़दामात की वजह से ये रोज़ाना हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं। और जैसे अभी शकील करार साहब ने बात की कि 2 दिन कबल पेट्रोल बम गिराया गया है हुकूमत की जानब से, वाच डाक का काम किसका होता है? अपोजिशन का होता है ना। ये अपनी नालायकियों नाहलियों से इतना हुकूमत को मजबूत करे कि हुकूमत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और कल भी हमने बात की थी कि राना सनाउल्लाह के जो ये कहने का मतलब है कि डट के खड़ा है कप्तान, इसके पीछे प्लानिंग किया है, ज़रा उस प्लानिंग को तो आप देखें। इनका यही अभी प्लानिंग है कि लंबे अरसे तक जो है ना वो हमने सिर्फ नारा यही लगवाना है इनसे कि डट के खड़ा है कप्तान, और कप्तान को जेल के अंदर फोर्स में बनाने की बात हो रही है ना, वो फोर्स क्या करेगी? वो फोर्स तो बगैर इनके कहने के लोग निकले सड़कों पर, उन्होंने मफलूज करके रख दिया खैबर पख्तूनख्वा के। इनको क्या उन वर्कर्स को क्या ज़रूरत है इस फोर्स की? वर्कर्स तो चार्ज है, कंप्रोमाइज़ तो सारी लीडरशिप है। जुनेद अकबर कोई और बात कर रहा होता है, सोहेल अफरीदी कुछ और बात कर रहा है, अली अमीन गंडापुर नई उसने पेंडोरा बॉक्स आगे खोल दिया है। पहले खुद तो ये एक पेज के ऊपर आ जाए ना इन्होंने, बल्कि आप ये देखें कि महमूद खान चकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास तक को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है। अब बैरिस्टर गौर और ख़ुद बैरिस्टर गौर साहब ने इस बात की तस्दीक की है, क्यों नहीं जा रहे वो जेल के अंदर? क्योंकि उन्हें पता है कि वो चले गए तो बाहर वो वापस आएंगे तो उनकी ऐसी की तैसी पर सोशल मीडिया के ऊपर फेरी जाएगी। कम अज़ कम किसी को तो आप इख्तियार देना, आपने पार्टी को चलाना है, आपने सूबे को चलाना है। ना आपसे सुबह चल रहा है, ना आपसे पार्टी चल रही है, ना आपसे बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चल रही है, तो होगा क्या? सिर्फ एक हल है बानी पीटीआई की रिहाई। यस, अगर वो रिहा हो जाते हैं तो डेफिनेटली तमाम तर मसाइल जो है, जो पार्टी में इख्तिजाद है, जो पार्टी धड़ेबाजी में कुछ धड़ों में बटी हुई है, ये तमाम तर चीजें जो खुद सिर्फ मुलाकात पर पाबंदी खत्म कर दे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये हुकूमत वाले बहुत तेज नहीं, तो अभी एक और फाइनल कॉल की बातें हो रही हैं, तो कहा तो ये भी जा रहा है हुकूमत वज़रा की जानिब से कि अब ये जो कॉल दे रहे हैं डेफिनेटली बानी पीटीआई की जो मुलाकातें सोची जा रही थी रमजान में करवाई जाएंगी, वो भी हम नहीं करवाएंगे। देखिए ना, हुकूमत में आपको कह रहा हूँ ना, ये तो बड़े कहा के 40 सालों का इनका तजर्बा है, वो पहले वो पार्टी है, कह रहे उनके पास इख्तियार ही नहीं है। मलिक नजीब, थैंक्स गॉड के फाइनली हुकूमत ने भी इस चीज़ को एडमिट किया, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि ना कोई डील हो रही है, ना कोई डील दी जाएगी। फिर ये बातें होती थी कि कोई बैकडोर राब्ते जो है वो नहीं हो रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक दावा किया कि इमरान खान ने जेल से बाहर आने की ऑफर जो है उसको ठुकराया है, जबकि साबिका जो कोशिशें की गई हैं उनकी भी उन्होंने बात की है कि वो भी नाकाम हो चुकी हैं। क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई की हठधर्मी है या उनके कुछ उसूल हैं जिन पे वो समझौता नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपके प्रोग्राम में
एक दफ़ा ये बात हुई थी कि मोहसिन नकवी के हवाले से कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं बानी पीटीआई को रिहा करने के लिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर ये कोशिशें की गई हैं तो क्या ये बानी पीटीआई की मर्ज़ी से की गई थी? बानी पीटीआई वो आज तक तस्दीक कर दी है राना सनाउल्लाह खान साहब के बयान ने। उन्होंने कहा कि हमने 2 मकामात ऐसे थे जहाँ पर डील की तरफ जा रहे थे, एक वो जो मोहसिन नकवी साहब का जिक्र हुआ, एक वो दुरुस्ती, और एक जो बैरून मुल्क से एक वफद आया हुआ था उसकी बानी पीटीआई से हमने जेल में मुलाकात भी करवाई है जी। लेकिन इन दोनों मौके पर बानी पीटीआई ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी है, उन्होंने साफ इनकार किया डील से। तो बात यह है कि अगर आपने कोशिशें करनी है तो कम अज़ कम आप बानी पीटीआई को एतमाद में लेकर उनके जो मुतालबात हैं उस लाइन पर चलते हुए आप डील की तरफ जाएं। जी। अब बानी पीटीआई के जो वफद जेल में जाकर जिसने मुलाकात हुई थी, उस वक्त बानी पीटीआई ने सबसे पहला मुतालबा जो रखा था कि मेरे इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनान हैं जो मुख्तलिफ़ जेलों में हैं पूरे पाकिस्तान भर में, जहाँ जहाँ जितनी भी जेलों में हैं, उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए, उसके बाद मैं जो अगली बात है वो करूँगा। तो वो हुकूमत के लिए वो बात काबिल अमल नहीं थी, हुकूमत उस पर अमल कर नहीं सकती थी फौरी तौर पर। तो वो जो मामलात है वो मुज़ाकरात वहीं पर ख़त्म हो गए थे और बानी पीटीआई डील की तरफ नहीं गए। उसके बाद अभी जो आप ये देखेंगे सुहेल अफरीदी साहब ने जो बात की कि हम ईद के बाद एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर बानी पीटीआई की जानिब से ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई थी महमूद ख़ान अचकज़ई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात के लिए, और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो ज़िम्मेदारी थी वो सुहेल अफरीदी साहब के पर सौंपी गई थी। तो सुहेल अफरीदी साहब का अब ये कहना है कि मैंने स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ अपने जो इक़दामात हैं वो मैंने शुरू किए हैं और अब हमने एक मेंबरशिप शुरू करनी है इमरान खान रहाई फ़ोर्स के लिए। उसमें हम मुख्तलिफ़ जो शहरों से लोग हैं कारकुनान हैं, उसमें ख़वातीन विंग्स के लोग भी होंगे, ISF के लोग भी होंगे, PTI के जितने भी धड़े हैं वो तमाम वहाँ पर मौजूद होंगे, उस तंजीम का हिस्सा होंगे। उसके बाद हम ईद के बाद निकलेंगे, एक मूवमेंट शुरू करेंगे। तो आज आप गुज़श्ता 2-4 दिन से देखें, फायदा भी होगा या नहीं होगा? कोई सवाल तो ये है ना कि हमेशा निकलने की बातें करते हैं, एहतजाज की बातें करते हैं, धरने देने की बातें करते हैं, सो वो चीजें भी इनसे नहीं हो सकती। शकील करार साहब देखिए आकाशा, मुझे वो धरना याद आ रहा है TLP का जो 3 माह तक फैज़ाबाद पे जारी रहा था, क्योंकि वो 24 घंटे उस धरने को मैंने मॉनिटर किया था। और एक लम्हा ऐसा आया था कि जब पुलिस पूरी तरह उस धरने के स्टेज तक पहुंच चुकी थी और मरहूम रिजवी साहब जो पहले धमकियां लगाते रहे, तो उसके फ़ौरन बाद जब देखा कि पुलिस उनके सर पे कंटेनर के पास पहुंच चुकी है, तो फिर उन्हें अल्लाह रसूल और कुरान के वास्ते देना शुरू कर दिए कि खुदा के रुको। फिर यकदम खन्ना की तरफ से 1000 से ऊपर लोगों का एक रेला आया। वो कहाँ से रेला आया, किसका रेला था, वो आज तक राज में है। और उसके बाद फिर पुलिस I8 मरकज़ तक भागती रही है और वो रेला उनको डंडे पत्थर मार मार के भगाता रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, दुनिया ने देखा कि एक मुआहदा हुआ, गिरफ्तार अफराद को थानों से लाकर मौके पर छोड़ा गया, उनको वापसी का किराया नकद दिया गया, जिसकी फुटेज आज तक मौजूद है। और उसके साथ साथ फिर एक मुआहदा हुआ जिस पर उस वक्त के आर्मी के अफसरान और चीफ कमिश्नर अमर अली अहमद के नाम और दस्तखत मौजूद थे। तो आप जब आपकी मर्ज़ी हो तो फिर आप थानों से जेलों से निकाल कर उनको लोगों को वापसी किराया भी देते हैं, और जब आपकी मर्ज़ी नहीं है तो फिर आपके लिए कानून, उसका एहतराम और सियासी इखलाकी ज़रूरत हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये हुकूमत क्या करने जा रही है? फोर्स बनाने का ऐलान देखें वो कर सकते हैं। PTI और जब मिलादुल कुरान का एक मुश्तरका जहाँ धरना हुआ था, चौधरी निसार जो दाखिला थे, उस वक्त आपने एक बात नोट की थी कि 250 से 300 लोग वो होते थे जिस वक्त ख़वातीन बच्चे मौजूद होते थे। लेकिन इस फोर्स में इनकी जानिब से ये नहीं कहा गया कि मुसल्ला हो गए। नहीं, मसला नहीं, कोई इस तरह की ट्रेनिंग होती है। देखिए उनको ट्रेनिंग होती है आकाशा। फोर्स का नाम इसलिए दिया गया कि वो बाकायदा उनको एक ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग क्या होगी, असला चलाने की नहीं होगी। वो पहले ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं इस्लामाबाद में। D चौक में वो लोग क्या करते थे कि गोगल्स पहनते थे अपनी बाकायदा इसके आंसू गैस से बचने के लिए, मास्क पहनते थे और हेलमेट के साथ फिर वो इवन के जो पानी फेंका जाता है उससे बचाव के लिए उन्होंने बाकायदा बरसातियाँ बनाई हुई थी। डंडे उनके पास से जिसके ऊपर कील लगे होते हैं।
फिर उनके पास जो शीशे के कांचे होते हैं जो गुलेल से वो मारते हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस से इसके बहुत से लोग जख्मी भी हुए थे। तो वो ट्रेनिंग होती है कि जब आपके ऊपर अटैक हो, पुलिस अटैक करे, तो उससे आंसू गैस से और पथराव से बचने के लिए आपने क्या करना है, और फिर जब जवाबी हमला करना है तो उसको किस मुनज़्ज़म तरीके से करना है। तो ये ऑलरेडी उस वक्त थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ एक मजमा आप कह लें या फोर्स कह लें, वो सामने आई थी, और उसने उसको काफ़ी हद तक उसको अपने धरने को सिक्योर करते थे चारों तरफ से, क्योंकि पीछे हाथ था ना सर, जो भी था। मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि जब चीज़ें होनी हो तो वो कैसे होती हैं, गिरफ्तार अफराद कैसे रिहा होते हैं, उनको वापसी कराया दिया जाता है, और जो रिहा नहीं करने हैं फिर उनके साथ क्या सलूक होता है वो आपके सामने है। फोर्स बनाने के लिए कोई बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ चंद इलाकों से इनके देखें, पख्तूनों के पास लोग बहादुर तो है ना, और वो उनको सिर्फ ट्रेनिंग देनी है कि आपने पुलिस से छुप छुपा के, अभी देखिए आमर मुगल ने उसकी मिसाल एक बनाई कि पिछले 4-5 दिनों में से क्या किया कि चंद लड़के निकले 8-10 टायर जलाए, और जब पुलिस आई तो भाग गए, फिर अगले सड़क पे गए, वहाँ पे जाकर टायर जलाए, सड़क बंद की, फिर वहाँ से भाग गए। तो ये होता है कि पुलिस के साथ मुजाहिर की आंख मचोली, कि पुलिस की पुलिस के काबू में भी आप नहीं आएंगे, और पुलिस को आप बखेर के उसको टोली की सूरत में उसको अंगेज रखेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, स्ट्रीट में, इस्लामाबाद में ये होता रहा, पहले भी होता रहा है, गलियों में, सड़कों में मुजाहिरीन और पुलिस की आंख मचोली होती रही है, उसमें गिरफ्तारी भी होती हैं, जख्मी भी होते हैं, बाज़ जगहों पर हलाक भी हुए। तो उसमें होता है कि मैक्सिमम आप अपने आप को सिक्योर करके अपना मैक्सिमम पुलिस को अंगेज करें, ये इस ट्रेनिंग होती है, उसमें कोई मुसल्लह ट्रेनिंग नहीं है। एक इसी तरह शकील साहब, महमूद खान थे ना जब वज़ीर आला, और नया नया रजीम चेंज हुआ, तो इत्तेफाक से मैं भी पेशावर चला गया, और उनकी अंदर मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर वो जितने भी चेयरमैन थे ना, तो उनके ऊपर मुश्तमिल उन्होंने कहा था, जो उनके VC लेवल के चेयरमैन थे, कि आप 50-50 लोगों का एक ग्रुप बनाएं और फिर हम इसको एहतजाज को इस तरह करेंगे। देखें, उस वक्त बड़े अरूज के ऊपर थी पार्टी, लीडरशिप टॉप के ऊपर उनके मौजूद थी, उस वक्त भी उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। अब सबसे बड़ा इशू देखें, PTI को हुकूमत से कोई ख़तरा नहीं है, इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है कि PTI को ख़ुद PTI से ख़तरा है। हर ग्रुप ये चाहता है कि दूसरा ग्रुप नीचे हो, और चौधरी साहब ये बातें उस वक्त तक है, ये बातें उस वक्त तक क्या है जब तक इमरान खान जेल में है। इमरान खान के जेल से आते ही ये सारे जो बुत है ना, रेत के बुत, ये नजर ही नहीं आएंगे आपको, हवा में ऐसे उड़ेंगे जैसे वजूद नहीं था। इसीलिए तो ये चाहते नहीं है कि खान जैसे देखो ना, अगर नहीं चाहते हैं खत्म हो जाए। हाँ, देखे ना, सियासत में तो हरा होता है कि हर आदमी ने अपनी दुकान लगाई होती है, इन्होंने भी लगाई हुई है, इनकी भी दुकानदारी चल रही है, TV पे आते हैं, अखबारात में नाम छपते हैं इनके। तो हालात ये हैं कि अब पार्टी को इंतशार फैला हुआ है, कोई शक नहीं है, टूट फूट का शिकार है, बिखरे हुए हैं, समझ नहीं आ रही कल क्या होना है, लेकिन इसमें एक लावा पक रहा है अवाम का। PTI के जो जाले हैं, कि जो असल जो कारकुन है उसके PTI के, वो जब मुनज़्ज़म होंगे, निकलेंगे, तो फिर वो नहीं देखेंगे आगे कौन खड़ा है, और कभी वो बढ़ते जाएंगे आगे, कभी वो निकलेंगे बाहर, निकले थे। देखिए अवाम निकलेगी। आप बात करें कि रमजान के बाद कुछ ऐसा होता दिखाई देगा, तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने दोबारा वाज़ेह किया कि इमरान खान से ना कोई डील हो रही है और ना कोई रियायत देने की बातें हो रही हैं। मतलब फिर बात वही होगी कि शायद इमरान खान साहब ही नहीं चाहते कि ना कोई डील हो और ना किसी किस्म की हुकूमत की जानिब से कोई डील दी जाए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाजरीन। PTI की जो मौजूदा क़यादत है उनकी जानिब से बातें की जाती हैं कि सबसे पहले हम तैयारी करेंगे और फिर लड़ाई की जानिब जाएंगे। तो इससे पहले ये होता रहा कि पहले ये लड़ाई कर लेते थे, फिर इनको ख्याल आता था कि शायद हमने तैयारी नहीं की, तो पहले तैयारी होनी चाहिए थी और फिर लड़ाई होनी चाहिए थी। असगर चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने दोबारा एक चीज़ जो है वो वाज़ेह की है कि बानी PTI को कोई डील नहीं दी जा रही और ना ही कोई रियायत जो है वो दी जा रही है। क्या ये देना चाह रहे हैं और वो जो है बानी PTI वो इस चीज़ से इनकारी हैं, या आप समझते हैं कि इनकी जानिब से कोई ढील दिखाई ही नहीं दे रही? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। देखें, एक तवील अरसे से हम ये बात करते चले आ रहे हैं, और जहाँ तक हम बानी PTI को जानते हैं, देखिए वो एक बयानिया लेके चले थे,
वो और उनका बयानिया यही था कि ये जो उससे पहले जितने भी ये हुक्मरान थे उन्होंने दो फैमिलियों का बिलखुसूस हमेशा जिक्र किया, अपनी हर तकरीर में जिक्र किया और उनको कहा कि ये इस मुल्क को लूटने वाले ये हैं, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले ये हैं, तो इनके साथ में कोई बात नहीं होगी, ना मैं इनके साथ बैठूंगा। आपको याद होगा कि जब इंडिया के साथ हमारा एक हुआ, जब अभिनंदन वाला भी मामला हुआ, तो उस वक्त भी अपोजिशन की जानब से भी कहा गया, मगर बतौर वज़ीर आज़म भी वो अपोजिशन के साथ इसके साथ नहीं बैठे और बहुत से ऐसे मौके भी आए कि वो नहीं बैठे। तो आप मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है कि बानी पीटीआई अपने उस बयानिए से वापस आ जाए और इनके साथ बैठ जाए? देखिए, अगर वो इनके साथ बैठ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो आपको याद है ना कि ये 2024 में भी कोई कमेटी खेला गया था, मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत और अपोजिशन के, और वहाँ पर हुकूमत का एक ये था मुतालबा था कि आप ये चीज़ें जो है ना ये ज़रा हमें लिख के दे दें। तो आगे भी काफ़ी सियाने लोग थे, उन्होंने कहा जी अच्छा आज हम आपको लिख के दे देते हैं और कल वही आप जाके मीडिया के सामने यूँ लहरा दें जी ये देखें जी ये हमसे नारो मांग रहे हैं। तो वो बातचीत वहाँ पर ही ख़त्म हो गई थी। ये महमूद खान अचकज़ई, इलामा राजा नासिर अब्बास, चूँकि इन दोनों का जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपोजिशन के अचकज़ई के चैम्बर में जाऊंगा, जी जी, वो कहाँ गई बात? वो आपको याद है एक और भी बात काफ़ी ज़्यादा थी, वो जब वज़ीर आला ने भी एक फ़ोन किया था तो अपोजिशन काफ़ी दोहराती है। तो बात यह है कि ये दो लोग तो अगर बात करेंगे तो फिर तो ये होगी जी कि चूँकि पीटीआई कल कह सकती है हमने नहीं किया है जी, ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने किया है या जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी है ये उसने किया है, पीटीआई के ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगी। हुकूमत कहती है, हुकूमत की कोशिश भी थी और आपको पता है कि बड़ी ये बातें हो रही थी आज से तकरीबन 1.5 साल कबल बनी गाला की, और जब बुशरा बीबी को मतलब पाकिस्तानी तारीख में आप देख लेना कि लोग जेल जाते हैं। चौधरी साहब के शायद इसी वजह से जो ओपोजिशन लीडर थे वो पीटीआई के अंदर से नहीं थे, बल्कि इस वक्त हमारे सामने, और बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि ओपोजिशन लीडर किसको होना चाहिए। सो अगर ओपोजिशन लीडर की जानिब से एक संजीदा कोशिश की जाती है और बानी पीटीआई की रिहाई हो जाती है, तो ये चीज हो सकती है कि बानी पीटीआई को इस चीज पे कोई इतराज ना हो, इनके साथ बैठने पे कोई इतराज ना हो? नहीं, बानी पीटीआई नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, बानी पीटीआई नहीं बैठेंगे। चलें जी, सारा जी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। हामिद मीर और दीगर कुछ रिपोर्ट्स जो है उनके मुताबिक आंखों का जो मसला इसकी वजह से अस्पताल से बनी गाला की शिफ्ट करने की एक तजवीज़ जो थी वो दी गई थी, मगर फिर हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात की वजह से बनता काम जो था वो बिगड़ गया। क्या आपको लगता है कि उसी वजह से काम बिगड़ा है या वाकई बानी पीटीआई जो है वो आसानी से बनी गाला शिफ्ट हो सकते थे और उसके बाद उनकी रिहाई तमाम तर केसी से मुमकिन थी? अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर इतने ताकतवर हैं कि जो एक फैसला जिसमें वो कहते हैं आलमी पूरे दुनिया को पता है और पाकिस्तान में जितने सपोर्टर्स वोटर्स चाहने वाले हैं, क्या ये एक शख्स इतना ताकतवर है? एक नजर से देखा जाए तो आप पता नहीं इसमें कौन सी खूबी है, 12 जिले उड़ के जाने की खूबी होगी, लेकिन ये कि वो अब मुझे नहीं पता हामिद मीर साहब ने क्या कहा है। हाँ, इस किस्म की साजिशों में हिस्सेदार हो सकते हैं जो इन लोगों का वतीरा रहा है, बहुत सारे जो कहते हैं ना कि अंदर ट्रेटर्स भी हैं, तो लेकिन पूरा का पूरा फैसला इनकी वजह से तब्दील होना ये दिमाग नहीं मानता कि जिन्होंने ये सारे काम किए हैं क्या वो किसी एक शख्स के कहने पे ये सारा कुछ हो जाएगा? या देखे ना सारे केसेस हैं, अब आप उसको सियासत की तरफ लेके मतलब कहते हैं कि जी ये है तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना, अदालतें और ये और सारा कुछ जिस शख्स के खौफ से 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तो उसको अली अमीन गंडापुर मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज़ की। आकाशा आप नहीं बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इसके साथ एक और भी अली अमीन गंडापुर साहब ने मौके पर रखा है कि उन्होंने खुद बनी गाला शिफ्ट की तजवीज़ दी थी, मगर इमरान खान ने कारकुनान की रिहाई तक इस चीज़ से इनकार किया था। क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई की ये उसूल पसंदी है, या अगर वो अपने उसूल जो है उन पर समझौता कर लेते तो शायद आज वो भी बाहर होते और जितने भी कारकुनान जो हैं जिनकी रिहाई की बातें होती हैं वो भी बाहर होते? नहीं, उसूलों पे समझौता देखिए फिर तो क्या, कल फिर मैंने बोला था कि ऐसे तो हमारे मुल्क में बिखरे पड़े हुए लोग जो डील्स करके भागते रहे हैं और जो ये तमाम चीजें करते रहे हैं, फिर फर्क क्या बचा? कुछ फर्क तो होना चाहिए। बाकी ये अली अमीन गंडापुर साहब
मेरे ख्याल में वो कबूतर उड़ाते उड़ाते इनके को थोड़ा ना दिमागी मसला हो गया, जो कल इन्होंने बोला है कि इमरान खान के बगैर भी हमने उनसे बड़े बड़े जलसे किए। अरे भाई आपको तो कोई पहचानता नहीं है। यहाँ पर पता नहीं सिंध में कौन अल्लाह वाला था जिन्होंने इनकी जुल्फें काट दी, तो आप रोते फिर रहे थे। इस गर्मी में आपकी 4 आवाजें तो वैसे ही निकलती है, फिर 8 निकलना शुरू हो गई। और उसके बाद जिस तरीके से पीटीआई और बानी पीटीआई ने इस्तकबाल किया इनका, तो अब वो इतने बड़े हो गए कि वो कहते हैं कि इमरान खान के बगैर भी हमने बड़े जलसे किए। तो छोड़े ऐसे इन लोगों की बात। वैसे सायरा बानो साहबा मुझे नहीं याद पड़ता, वैसे मैं तकरीबन मेरी कोशिश रही है कि उनके हर एक जलसे को कवर भी करूं। अगर कवर ना किया तो मॉनिटर ज़रूर करता हूं। मुझे नहीं याद पड़ती है कि अली अमीन ने कोई इतना बड़ा जलसा किया हो बानी पीटीआई के अलावा। हाँ जी देखिए ना, और अगर लोग निकले भी हैं तो बानी के नाम पे निकले हैं। ये खुद से अकेले जलसा करके दिखा दें या वो कर दे, ये सब ऐसे ही हैं। वो कहते हैं कि बस अब खान साहब नहीं थी मर्दम शनासी उनमें, तो क्या कह सकते हैं, अब हम अपना सर तो पीट नहीं सकते। ये जितने भी साथ हैं, अभी भी जो सामने नहीं है, एक शख्स को हीरो बनाया हुआ है। मैं तो इस पीटीआई वालों के दिमाग में हंसती हूँ कि कैसे मतलब वो किया हुआ है कि अच्छा जी आए। चलेंगे, ये आपका पॉइंट आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने एक सवाल है उनका कि जिस तरीके से रिहाई फोर्स इमरान खान को कैसे रिहाई दिलाएगी, ये भी हम सबका क्वेश्चन है। यहाँ पे बैठ के हम भी यही बात करें कि रिहाई फोर्स की तो सुहेला अफरीदी साहब की जानिब से बात की गई है, लेकिन इमरान खान को रिहा कैसे करेंगे? और वो भी यही कह रही है कि क्या रियासत और अवाम को आमने सामने करना पड़ेगा, और ये अगर रियासत से लड़ने का शौक उनमें पैदा हो ही गया है तो उनको इस चीज को भुगतना पड़ेगा। क्या समझती हैं आप, क्या ऐसा कुछ करने की तैयारी हो रही है पीटीआई की जानिब से? आपकी बात सही है। देखिए मैं भी कोई समझ लें सियासत के उसमें कोई ना इतनी ज्यादा, वो कहते हैं तिफले मकतब ही समझ लें। और जितने हमारे बड़े सियासतदान, ये जो टाइम गुजरा है, कद काठ की बात कर रही हूँ। मतलब आप इस अज़मा बुखारी के इस बयान को आप डिस्कस कर रही हैं, जिनकी एक खूबी है जुबान चलाना और हकायक को तरोड़ मरोड़ के पेश करना और झूठ बोलना। ऊपर नीचे जो वाकयात हुए, अब ये कह रही है अवाम को सामने, यानी कि ये जो करें वो सारा कुछ हलाल है। जो ये इनके दुहाइयां देते थे, दुहाई फोर्स इन्होंने बनाई हुई थी, सीने पीट रहे थे कि हमें यहाँ से जाने दे दो। फिर जो बयानात थे कि नवाज शरीफ साहब की वालदा ने बोला कि मुझे अपने बेटे की जिंदगी अजीज है, मतलब ये खुद इस तरह के वो करते रहे। और अब जो फोर्स है, जाहिर है अगर ये इन्होंने ऐलान किया, वैसे तो बड़ा बेतुका ऐलान था अफरीदी साहब का, ठीक है, तो वो अब मुझे नहीं पता क्या करेगी। मैं इसके ऊपर क्या मैं बात करूं, बाकी जान छुड़ा के इस्लामाबाद से गए ये ऐलान करके बस। चले जी ऐसे ही है। अब रिहाई फोर्स है भाई, रिहाई फोर्स मतलब उसके पास क्या जादुई ताकतें होंगी? ये खंबे असेंबली में बैठे हुए तो रिहा करवा ना सके। जो इनके वैसे नाम एक ऐसा ही दिया रिहाई फोर्स जी, सादकाबाद से लेकर उधर तक इनके अगर नाम लूं तो वही बात है कि चंद एक से बड़ी अच्छी सलाम ड्राइवर कहेंगे हमारे पीछे पड़ गई। ये सारे किधर हैं? ये क्यों मतलब सोए में? इससे अच्छा तो बस अब खान साहब सच में ये पार्टी करें तहलील कर दे कि ये पार्टी है ही नहीं, या इनको से पहले सबसे इस्तीफे दिलवा के इनको घर बिठा दें कि जिस वक्त जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर वो क्या करना चाहते हो। बाकी ये पंजाब की आपने अज़मा बुखारी का ये पूछ लिया, उनसे जहाज पूछ लें कि 19 सीटों की जहाज की कौन सी एयरलाइन होती है? जहाज के जरिए मैडम पूरे पंजाब में राशन फेंका जाएगा। जी अच्छा सुनिएगा, 19 सीटें हैं, 2 सीटें, 1 सीट कप्तान और को पायलट की निकाल के 17 सीटें बचती हैं, जो कि इनको इलेक्शन में भी मिली हैं। तो ये 17 लगता है यही लोग घूमेंगे। जी मैम, आपका पॉइंट आ चुका है। नाजरीन, अमेरिका आने वाले चंद दिनों में ईरान पर एक हमला कर सकता है, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। शकील करार साहब, अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिका रवा हफ्ते के इख्तिताम तक ईरान पर एक हमला जो है वो कर सकता है। क्या आप समझते हैं कि जो मुज़ाकिरात की बातें हो रही थी वहाँ पर भी कि ईरान में और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकिरात हैं वो हो जाएंगे, कुछ बातें जो हैं वो तय पा जाएंगी, वैसा कुछ नहीं हुआ और अब इस तरह के हालात जो है वो पैदा किए जा रहे हैं कि एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जो इससे पहले ईरान पे हमला हुआ और ईरान जिस तरह इसराइल पर मिसाइल दागे थे, तो उस वक्त भी ईरान ने पूरी दुनिया को हैरतज़दा कर दिया था कि ईरान के पास मिसाइल की ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि वो अपने से कई हज़ार गुना बड़े दुश्मन को और कई हज़ार मील दूर बैठे दुश्मन को वो निशाना बना सकता है, वो ठीक निशाना बना सकता है। उसे साबित किया। अब जबकि उसके बाद से ईरान पूरी तरह अलर्ट है और तमाम तर हालात का सामना
करने के लिए तैयार बैठा है। हत्ता कि जो उसकी इस वक्त फ्रंट लाइन जो उसकी क़यादत है और जो सेकंड क़यादत है, सेकंड क़यादत को फर्स्ट जो क़यादत है उन्होंने डायरेक्शन दे दी हुई है कि अगर हम मारे गए, पकड़े गए, कुछ भी हुआ तो आपके पास जो ऑप्शन है वो आपने इस्तेमाल करने हैं, आपने किसी के आर्डर का इंतज़ार नहीं करना है। यानी कि ईरान अपने मुल्क के दिफा, अपने बचाव के लिए मरने मारने की हद तक वो बिल्कुल तैयार बैठा है और पहले भी बैठा हुआ था, अब मुकम्मल तौर पर बैठा है। अब अगर अमेरिका ऐसे हालात में ईरान पर अगर छोटा मोटा भी हमला करता है तो फिर ईरान उसका जवाब इस तरह देगा जो अब तक उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जहाँ जहाँ अमेरिका की अफवाज मौजूद हैं खलीज में और इसराइल, जहाँ जहाँ अफवाज मौजूद हैं अमेरिका की, वहाँ थोड़ा बहुत जवाबी हमला करेगा, लेकिन असल टारगेट उसका इसराइल होगा और ये बात इसराइल को मालूम है। इसलिए इसराइल अपने दिफाई निज़ाम के साथ साथ बाकी इंतजामात और चीज़ें वो करके तैयार बैठा हुआ है। लेकिन आप जब भी देख रहे हैं कि कल अमेरिका में जो फ़लस्तीन का अमन बोर्ड है, पीस बोर्ड है, जो भी उसका पहला इजलास होने जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए हमारे पीएम साहब भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। उसमें क्या बातें होती हैं, पहले इजलास में क्या फ़ैसले होते हैं, ये बड़ा मायने खेज़ होगा और इस खित्ते के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए बल्कि बड़ी अहम उसमें चीज़ें होनी है। उसके बाद हालात कुछ हो सकता है कि तब्दील हों और मेरा नहीं ख़्याल कि अमेरिका इन हालात में गलती करेगा कि वो इस ईरान पर कोई हमला करे, क्योंकि उसे मालूम है कि एक हमला तो वो कर देगा, उसके जवाब में जो आना है और ख़ास तौर पे उसके जो लेपालक बेटा है उसका इसराइल, उसने जो फिर धाड़े मार कर रोना है, चीखें मारनी है, तो उसको कैसे वो चुप कराएगा, ये अमेरिका के लिए एक चैलेंज होगा। बिल्कुल। मलिक नजीब, ट्रंप ने अभी तक कोई ख़त्मी फैसला नहीं किया इस चीज़ पे, लेकिन फ़ौज की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मुकम्मल नज़र आती हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आकाशा, देखिए जंगी तैयारियां जो है वो एक मुल्क है, उसकी फ़ौज मौजूद है तो उसने अपनी तैयारी रखनी है, किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपने सिर्फ एक जो सामने आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमने इसके साथ मुकाबला करना है, आपने उसके लिए तैयार रहना है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बैक डोर भी चल रही होती हैं और आपने उन चीज़ों से बचने के लिए भी अपनी फ़ौज को तैयार रखना होता है। अब जंग है, जंग बताकर मुसल्लत नहीं की जाती है, जंग किसी भी वक्त किसी भी लम्हे हो सकती है। और ट्रंप साहब का वैसे भी कोई पता नहीं है। तो ट्रंप साहब इस टाइम ये बेवकूफ़ी, बिल्कुल मैं इसको बेवकूफ़ी ही कहूँगा कि अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो वो ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। एक तरफ जहाँ पर वो गज़ा अमन पीस की तरफ जा रहे हैं, ये जिस तरह शील साहब ने बात की है, तो आज जो इजलास होना है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी होनी है। वहाँ पर इस्लामी ममालिक बैठे हुए हैं इनके साथ, तो आप उन इस्लामी ममालिक के साथ वहाँ पर बैठे हुए एक मुल्क के लिए मुआहदा कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप दूसरे एक इस्लामी मुल्क पर हमला करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आपको ये जो गज़ा अमन बोर्ड है इसकी तरफ से रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है और इस बात से वो बिल्कुल पूरी तरह बखूबी आगाह होंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में जो है वो सदर ट्रंप इस पर ईरान पर कोई हमला करेंगे। हाँ, अगर हमला किया जाता है तो ईरान अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, वो सिर्फ ना अमेरिका को जवाब देगा। ईरान की तैयारियां जो है वो काफ़ी हैं इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल ईरान की तैयारियां काफ़ी हैं। अभी देखें अमेरिका क्या चाहता है ईरान से, वो चाहता है कि आप जो जोहरी तवानाई बनना चाह रहे हैं, आप जो जोहरी ताकत बनना चाह रहे हैं, आप उससे पीछे हट जाएं। तो इस वक्त ईरान जोहरी ताकत रखता है और वो आपने इससे पहले भी देखा जिस तरह इसराइल ने हमला किया ईरान पर और ईरान ने भरपूर जवाब दिया उसका। तो इस वक्त ईरान को के अंदर हमले का सामना करना पड़ा ईरान को, तो ईरान साफ किस्म का एक जवाब जो है वो देगा। असगर चौधरी साहब, अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो जो हैं वो इसराइल जा रहे हैं जहां नेतन्याहू से उनकी बातचीत होगी। क्या आप समझते हैं कि ये जो एक दौरा है ये एक हमले की तैयारी है या सिर्फ सफारती कोशिशों को तकवीत देने के लिए किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। देखें, ईरान से अमेरिका को कोई बराह रास्त कोई ख़तरा नहीं है जी। असल ख़तरा इसराइल को है और साबित भी हुआ जो पहले जंग हुई है। अपने आप को खुद कहता है जी अपने आप को नाकाबिल तस्खीर कहता था ना, गुरूर टूटा उसका, टूट गया, गुरूर टूट गया, टूट चुका है। ईरानी मिसाइलों ने आगे निशाना बनाया और इतनी सख्त वहाँ पर सेंसरशिप है कि अभी तक वो तफसीलात बाहर नहीं आई कि ईरानी मिसाइलों ने क्या तबाही और बर्बादी जो है वो इसराइल के अंदर फैलाई थी। जो अभी उसने किया बिल्कुल
अच्छा, उस वक्त ईरान कमज़ोर था, ईरान के अंदर उसकी अपनी जो इजरायली जासूसी नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मरकज़ी उनकी लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप मिलिट्री जो है वो उनकी वहाँ पर मारी गई है। अब ईरान समझदार हो गया है। ये जो दरमियानी जो वक्फा था ना, इससे ईरान ने बहुत कुछ सीख लिया है। और फिर जो दोस्त ममालिक, जो इत्तेहादी ममालिक है ना, ज़रा आप फ्लैटों का जायज़ा लें कि कौन कौन से त्यारे आके उतरते रहे हैं और आजकल भी उतर रहे हैं वहाँ पर, वो क्यों आ रहे हैं वहाँ पर। कोई वो कोरियन और रशियन की बात हो रही है कि कोरियन और रूसी त्यारे वहाँ पे आ रहे हैं और साथ चाइनीज़ भी आ रहे हैं। चाइनीज़ की भी इत्तलात ठीक है। है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर वो आलू प्याज तो लेकर नहीं आ रहे होंगे, कुछ न कुछ ज़ाहिर है मदद ही हो रही होगी। तो ईरान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। जो आप उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन, उनका जो अभी इनकी मुलाकात भी हो रही थी, तो उसके ऊपर भी जो वेस्टर्न तजियाकार थे वो ये कह रहे थे कि अगर करनी होती ना, ट्रंप ने हमला करना होता तो इब्तदाई अयाम थे, बेहतरीन अयाम थे और ट्रंप उस वक्त कर लेते। अब साथ मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर कोई रेड लाइन्स भी उन्होंने बताई हुई हैं। अब ये तो नहीं बताया कि वो रेड लाइन क्या है, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक तो रेड लाइन उसका एटमी प्रोग्राम है ईरान, और दूसरा मिसाइल टेक्नोलॉजी। एटमी प्रोग्राम से भी ज़्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उस मिसाइल टेक्नोलॉजी से बराह रास्त ख़तरा जो है वो इसराइल को है और या जो अमरीकी मफादात हैं। अगर ऐसे कोई एडवेंचर करता है अमेरिका, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसके पास, दुनिया का बेहतरीन हथियार है उसके पास, लेकिन उसके जो मद्दे मुकाबल है वो एक दुनिया की बेहतरीन कौम है और उसके पास बेहतरीन अज़्म है। ये एक कौम और टेक्नोलॉजी का आपस में होगा, एक जज्बा, एक जानब जज्बा लड़ेगा और दूसरी जानब जो है टेक्नोलॉजी लड़ेगी। असगर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक हमले के लिए दलाइल मौजूद हैं, मुआहिदा कर लेना ईरान की दानिशमंदी है। क्या आप समझते हैं कि ईरान ये दानिशमंदी दिखाएगा? जी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल बनेगी, और लग ऐसी रहा है कि ये वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान में के अंदर PTI और नून लीग की चल रही है कि एक दूसरे को डरा के रखें और अपनी सियासत और अपने सियासी जो है मकासद हासिल करें। ईरान कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ईरान के देखिए उसका एक स्टैंडिंग है कि आप ये देख लें कि कितने बरस बीत गए, 25 साल 30 साल कितने बरस बीत गए, उस पर पाबंदियाँ लगी हैं, और उसके बावजूद आप अगर ईरान के अंदर जाएँ, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन जो दोस्त जाते हैं वो बताते हैं कि वहाँ पर महंगाई नाम कोई चीज़ नहीं है, लोग पुरअमन तरीके से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। इवन के ईरान के अंदर एक इलाके में इसराइलियों की, यहूदियों की आबादी है, और उस आबादी में उनके इसराइलियों ने अपने कवानीन रखे हुए हैं कि कोई भी टूरिस्ट बगैर परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। अगर अंदर आता है तो फिर उसको वीडियो बनाने की, फोटोग्राफ बनाने की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको अलाउ नहीं है। मतलब उनको अलाउ नहीं होता, यहाँ तक कि ईरान के अंदर कवानीन चीज़ें चल रही हैं। तो उस ईरान को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से आप गिरा नहीं सकते, और वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बेवकूफ़ी करेगा, कोई मायदा कर लेगा। उसको मालूम है कि मायदा करके भी उसकी मौत है, और ना करे तब भी नुकसान पहुंचना है। शकील करार साहब, ये सवाल मैं सायरा जी के सामने रखना चाहूंगी। सायरा जी, तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक हमले के लिए दलाइल जो है वो भी मौजूद है, सो मुआहिदा कर लेना ईरान की दानिशमंदी होगी। क्या इस किस्म की कोई दानिशमंदी दिखाएगा ईरान? दानिशमंदी मैं तो समझ रही हूँ कि जो वो कर रहे हैं गैरतमंदी उसको कहूंगी। अब मुझे नहीं पता ट्रंप साहब या व्हाइट हाउस के नजदीक दानिशमंदी क्या होती है। क्या दानिशमंदी उनके किसी बोर्ड में शमूलियत इख्तियार करना होती है, या उनके बुलाने के ऊपर भागा भागा जाना दानिशमंदी होती है, या उनके कहने पर इशारों पे नाचना दानिशमंदी होती है? जी, उनके इशारों पे नाचना दानिशमंदी? हाँ जी, वो दानिशमंदी होती है उनके नजदीक। तो पहले मुझे तो दानिशमंदी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। तो बाकी ये कि हमले वमले का वो क्यों सोचेगा। उनके इतने पीस बोर्ड में मुस्लिम उम्मा जा रही है सारी, इतनी सारी, पता नहीं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान और पता नहीं और कौन कौन। तो मुस्लिम उम्मा ये तो नहीं करेगी ना कि उनको उसके बोर्ड में शमूलियत भी इख्तियार कर रही है और वो हमारे किसी इस्लामी ममालिक, इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला भी करे। तो ये तो ऐसे ही बयान है। अगर उम्मा सही मानों में उम्मा है तो उम्मा ना कर बैठे जी, उम्मा मजम्मत करेगी पूरी तौर पर। तमाम मुस्लिम ममालिक से मजम्मती बयानात जारी होंगे।
नहीं तो उम्मा उसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। उम्मा सिर्फ मजम्मती बयान के लिए बैठी हुई है। उम्मा भैया, अब हम इतने भागते भागते, वो क्या कहते हैं, टोपी कोट पहन के, वो अक्सर हम बचपन में शो ही देखा करते थे कि तू ससुराल कैसे जाना है, वो बोलता था मैंने ऐसे जाना है ससुराल। तो वो ससुराल ऐसे तैयार होकर गए। सही अब कहा देखिए मैम क्या आपने, होता है। सही कहा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे गेस्ट मौजूद है शकील करार से, वारसगर चौधरी, इसी के साथ ही सायरा जी भी हमारे साथ मौजूद थी। आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।